गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान और सबसे पहले शुरुआत प्रधानमंत्री के यूएस दौरे की खबर से। पीएम नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। 24 सितंबर को क्वाड की बैठक होगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत की यह पहली आमने सामने बैठक होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी पीएम बोलेंगे। कोरोना संकट की वजह से 6 महीने बाद यह पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा होगी। इस दौर की एक अहम बात राष्ट्रपति बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात है। ये राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनकी पहली सीधी मुलाकात होगी। वे पहले भी मिल चुके हैं जब बाइडेन उपराष्ट्रपति थे। द्विपक्षीय बातचीत में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी होंगी। ये प्रधानमंत्री की उपराष्ट्रपति के साथ पहली औपचारिक बातचीत होगी। साथ ही कुछ चुनी हुई अमेरिकी कंपनियों के सीईओ भी वहां मिलेंगे। पीएम मोदी का कार्यक्रम इस तरह है। 23 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति के बुलाए वैश्विक कोविड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। 24 सितंबर को ही क्वाड बैठक होगी। 25 सितंबर को यूएनजीए में पीएम पहले वक्ता होंगे। ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी। कुछ बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से भी पीएम की बैठकें होंगी। हम इस समझौते का हिस्सा नहीं है। मेरे नजरिए से ये क्वाड के लिए प्रासंगिक है और ना ही इसका क्वाड पर असर पड़ेगा। लेकिन शायद सभी देशों के लिए महामारी से चरमराई अर्थव्यवस्था को संभालना सबसे बड़ी चुनौती होगी और इसके लिए समान सोच के देशों के साथ मिलकर चलने में महामारी, आतंकवाद और दादागिरी तीनों से निपटने में आसानी होगी। दिल्ली से उमाशंकर सिंह के साथ कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो क्या रहेगा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, उस पर नजर डालते हैं। 23 सितंबर वैश्विक कोविड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, यानी कल ही अमेरिका के टॉप सीईओ से मुलाकात होगी। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात होगी। ये सारा कार्यक्रम हम आपको 23 सितंबर का बता रहे हैं। 24 तारीख को जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात, उसी दिन क्वाड की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम से द्विपक्षीय वार्ता होगी और 25 तारीख को यूएनजीए को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो हम आपको एक बार फिर से प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम बताते हैं कि कब, कहां, किस वक्त वो मौजूद होंगे। आज वो अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं। कल यानी 23 सितंबर को वैश्विक कोविड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उसी दिन अमेरिका के टॉप सीईओ से भी उनकी मुलाकात है। फिर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात होगी। 24 तारीख का जिक्र करें तो जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात, राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहली मुलाकात प्रधानमंत्री की जो बाइडेन के साथ, जब वो उपराष्ट्रपति थे तब उनकी मुलाकात हुई थी। 24 सितंबर को ही क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान के पीएम के साथ भी आमने सामने वार्ता होगी और 25 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करेंगे। कादम्बिनी शर्मा है हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। कादम्बिनी, हर कोई ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री पहली बार, बांग्लादेश के बाद कहें तो किसी पश्चिमी देश में पहली बार दौरे पर जा रहे हैं, कितनी अहमियत रखता है अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखें? जी, बहुत अहमियत रखता है शारिक, क्योंकि अगर आप देखें जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से पीएम सिर्फ बांग्लादेश गए और बांग्लादेश का वो बहुत ही अहम मौका था जबकि 71 के वॉर को कमेमोरेट किया जा रहा था। 50 साल उसके होने जा रहे थे तो उस वक्त, और ये प्रोग्राम भी जो है वो 1 साल पोस्टपोन होकर हुआ था। तो ये एक नेबरहुड की बात थी और बहुत अहम बात थी। लेकिन उसके बाद वो पहली बार इस तरह से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। इसके 2 बहुत खास पार्ट है। एक तो वो जो कि क्वाड मीटिंग है। क्वाड मीटिंग आपको पता है कि पिछले कुछ वक्त में काफी ज्यादा इसने अहमियत अख्तियार कर ली है, क्योंकि कोरोना का जो पूरा मुद्दा हुआ है उसके कारण दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराई हुई है। कोरोना वैक्सीन की डिप्लोमेसी लगातार चल रही है कि कैसे, किस तरह से पूरी दुनिया को वैक्सीनेट किया जाए। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद की गई है। डीआरआई ने अब तक की ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप यानी 3000 किलोग्राम हेरोइन बरामद किया। बरामद हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 12 से 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। ड्रग्स की यह खेप शिप के रास्ते कंटेनरों में छुपाकर अफगानिस्तान से वाया ईरान होते हुए भारत लाई गई थी।
4 दिन चले डीआरआई के एक बड़े ऑपरेशन के बाद ये ड्रग्स की खेप बरामद की गई। इस मामले में कुछ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुछ अफगानिस्तान मूल के रहने वाले भी हैं। 3000 किलो यानी कि 3 टन हेरोइन जो कि अफगानिस्तान से भारत में भेजी गई थी, ईरान के बंदरगाह के माध्यम से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर यह प्राप्त हुई। आखिर क्या कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में मादक पदार्थों यानी ड्रग्स की तस्करी करने वालों का सबसे प्रिय रास्ता गुजरात हो गया है? आखिर क्या कारण है कि पिछले 18 महीने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कोई पूर्णकालिक महानिदेशक नहीं बनाया सरकार ने? ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है सरकार की, जो कि मादक पदार्थों पर निगरानी रखती है। अब कांग्रेस हमलावर है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के उरी सेक्टर में पिछले 3 दिनों से सेना के बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। खबर है कि आतंकियों के एक समूह ने घुसपैठ की कोशिश की थी। उसी को ध्यान में रखते हुए उरी में इंटरनेट और मोबाइल सेवा तक बंद कर दी गई। कश्मीर के बारामूला जिले का उरी सेक्टर 18-19 की देर रात 6 से 7 आतंकियों के ग्रुप ने घुसपैठ की कोशिश की। सेना ने एलओसी पर जवाबी कार्रवाई की। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि आतंकी वापस पाक की ओर चले गए या फिर अंदर दाखिल हो गए। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जबरदस्त तलाशी अभियान चलाया हुआ है। There's been operation which has been ongoing for last about 24 hours. रविवार को घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के बाद ये तुरंत स्पष्ट नहीं था कि आतंकवादी पीओके में वापस भाग गए या नहीं। इसके लिए तलाशी अभियान जारी है। That issue has not yet been clarified or verified on the ground. सुरक्षा बलों के मुताबिक अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पाक कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी कैंपों में हलचल बढ़ गई है और इनके मास्टरमाइंड भारत में आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश में लग गए हैं। जानकारी के मुताबिक पाक कब्जे वाले कश्मीर में 3 नए आतंकी कैंप सक्रिय हुए हैं। अब इनकी संख्या 17 से बढ़कर 20 हो गई है। अंदेशा यह है कि अमेरिका के जाने के बाद तालिबान के हाथ लगे हथियार इन्हें न दिए जा रहे हों। सुरक्षा बलों ने इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी हैं ताकि इन घुसपैठियों को किसी की मदद न मिल सके। एक तरफ नापाक मंसूबे तो दूसरी तरफ उसको नाकाम करने की कोशिश। घुसपैठ के हलचल का पता लग चुका है। अब कोशिश आतंकियों को ढेर करने की है, जिसको लेकर सेना का अभियान जारी है। श्रीनगर से नजीर मसूदी के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। इन सब के बीच आज डॉक्टरों की 5 सदस्यों की टीम उनके शव का पोस्टमार्टम कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद आज दोपहर उन्हें भू समाधि दी जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद बलबीर गिरी उनके उत्तराधिकारी होंगे। बलबीर गिरी उनके 15 साल पुराने शिष्य हैं और अब तक वो हरिद्वार आश्रम के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे। महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत में बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। यह हत्या है या आत्महत्या, इसे लेकर अलग अलग राय। हर तरफ से इस मामले की जांच की मांग उठने लगी है। इस बीच एनडीटीवी को नरेंद्र गिरी की अंतिम चिट्ठी मिली। इस चिट्ठी में आनंद गिरी, आद्या तिवारी को जिम्मेदार बताया गया है। मैं दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी पुत्र आद्या तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। मैं 13 सितंबर को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के साथ गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर वायरल कर देगा, तो मैंने सोचा कहां सफाई दूंगा। एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो पद गरिमामय पद है। सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चलेगी, लेकिन मैं बदनाम हो जाऊंगा।
इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी ने मेरे साथ विश्वासघात किया और मुझे जान से मारने का प्रयास किया। सोशल मीडिया, फेसबुक और समाचार पत्रों पर आनंद गिरी ने मेरे चरित्र के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए। प्रिय बलबीर गिरी, मठ मंदिर की व्यवस्था का प्रयास उसी तरह करना जैसे मैंने किया है। आशुतोष गिरी और मठ के सभी महात्मा बलबीर गिरी का सहयोग करना। परम पूज्य महंत हरगोविंद पुरी जी से निवेदन है कि मढ़ी का महंत बलबीर गिरी को बनाना। महंत रविंद्र पुरी, आपने हमेशा मेरा सहयोग किया, बलबीर का भी ध्यान दीजिएगा। मेरी समाधि गद्दी में गुरुजी के बगल में नींबू के पेड़ के पास दी जाए। प्रिय बलबीर गिरी, मैंने एक वसीयत रजिस्टर की है जिसमें मेरे ब्रह्मलीन हो जाने के बाद तुम बड़े हनुमान मंदिर एवं बाघंबरी मठ के महंत बनोगे। तो एक अनजाना सा डर उन्हें सता रहा था और अपने शिष्य पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि वो कंप्यूटर के जरिए तस्वीरें मॉर्फ करके उन्हें बदनाम कर सकता है। इन सब के बीच कल की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे, उप मुख्यमंत्री भी गए। उन सब ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और सच सामने आएगा। ऐसा क्या हुआ कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को एक गार्ड ने डंडा मार दिया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक रात स्वास्थ्य मंत्री अपनी पहचान छुपाए जायजा लेने पहुंचे थे। क्या कुछ हुआ था, देखिए परिमल कुमार की ये रिपोर्ट। दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल, मरीजों की मारामारी और व्यवस्था का दबाव। इन हालात को समझने के लिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया पहचान छुपाकर एक आम शख्स की तरह एक रात वहां इमरजेंसी में पहुंचे, लेकिन गार्ड का डंडा खा गए। आज से करीबन 20 से 25 दिन पहले वो रात में आए थे, सरप्राइज विजिट पे आए थे काइंड ऑफ। तो अभी 2 दिन पहले भी आए थे, वो इनॉग्रेशन करने आए थे हमारे हॉस्पिटल में। तो उनका जो स्पीच था उसमें उन्होंने यही बताया कि मैं रात में करीबन 9, साढ़े 9 या 10 के करीब हॉस्पिटल आया था और मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह आया था। किसी को पता नहीं था कि हेल्थ मिनिस्टर आए। तो जब वो इमरजेंसी गेट के अंदर घुस रहे थे तो उन्होंने बताया कि गार्ड ने उनको शायद डंडा मारा। एक कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इमरजेंसी गया तो वहां 75 साल की बुजुर्ग महिला अपने बेटे के लिए स्ट्रेचर तलाश रही थी। मदद सही से नहीं मिली, फिर किसी तरह मैंने भी मदद की। गार्ड के डंडा मारने की बात एक मुलाकात में प्रधानमंत्री जी को बताई तो उन्होंने पूछा, क्या आपने उसे सस्पेंड किया? मेरा जवाब था, सजा किसी व्यक्ति को नहीं, मुझे सुधार व्यवस्था में लाना है। सबको बुलाया गया, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट वगैरह भी आए थे, सब लोग आए थे और फिर उन्होंने कुछ उन्होंने निर्देश दिए कि ये चीज़ ठीक करना है। थोड़ा बहुत थी, उन्होंने डायरेक्शन दिए कि ये चीज़ हम ठीक कर सकते हैं हॉस्पिटल में। तो उस पर काम चल रहा है और वो चीज़ ठीक कर दिया गया है। उस चीज़ को मतलब थोड़ा बहुत चेंज करने की बात थी, वो कर दिया गया है। इससे पहले पहचान छुपाए मनसुख मांडविया 31 अगस्त की रात दिल्ली के साउथ एवेन्यू के CGHS की डिस्पेंसरी पहुंचे थे। वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के व्यवहार और मरीज को देखने के तौर तरीके से इतने प्रभावित हुए कि बाद में उन्हें दफ्तर बुलाकर सम्मानित किया। व्यवस्था में कमी खामी को समझने के लिए जमीन पर उतरना होता है और स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी को समझने को लेकर ऐसी ही कोशिश कुछ वक्त से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कर रहे हैं। उम्मीद यही कि आम लोगों के लिए खास बदलाव के तौर पर ये कोशिश आने वाले वक्त में रंग लाए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। एक सर्वे के नतीजे बताते हैं कि 59% पेरेंट्स को लगता है कि महामारी की वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ और मुंबई में 67% पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल वापस भेजना चाहते हैं। उनका कहना है या फिर मानना है कि स्कूलों के दोबारा खुलने से ही बच्चों की पढ़ाई ट्रैक पर वापस लौटेगी। मुंबई के 67% अभिभावक अपने बच्चों को वापस स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। एडटेक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लीड ने पेरेंट्स के साथ एक सर्वे किया है। ये सर्वे मेट्रो और नॉन मेट्रो शहरों में रहने वाले 10,500 अभिभावकों के बीच हुआ है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टूडेंट्स के 59% पेरेंट्स का मानना है कि उनके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है। मुंबई के 67% अभिभावक अपने बच्चों को वापस स्कूल भेजना चाहते हैं। 22% पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों की पूरी उपस्थिति के लिए स्कूल स्टाफ का वैक्सीनेशन जरूरी है। करीब 1.5 साल से चल रहे स्कूल फ्रॉम होम पर कई अभिभावक कहते हैं कि ऑनलाइन कक्षा में छात्रों की कम दिलचस्पी बड़ी चुनौती है।
खास तौर से छोटे बच्चों के सीखने और शिक्षित होने के लिए ये ऑनलाइन शुरुआत उनके भविष्य के लिए बड़ी चिंता का विषय है। बाई टेकिंग ड्यू प्रिकॉशंस, अभी मेरी बड़ी लड़की के स्पोर्ट्स क्लासेस स्कूल में चालू हो गए हैं एंड वो इतना एंजॉय करती है वो क्लासेस एंड शी रियली लुक्स फॉरवर्ड फॉर फिजिकल इंटरेक्शन मोर देन दीज ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं तो चाहूंगी जितना प्रिकॉशंस लेके कर सकते हैं धीरे धीरे। पढ़ाई पूरी हो नहीं पा रही है, हर चीज कितना भी कोशिश कर लो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमने बहुत कोशिश कर रहे, पढ़ाते हैं, बिठाते हैं, बच्चे खेलने कूदने में जहन घर में रहता नहीं है, बच्चे का माइंड दूसरे काम में चले जाता है। सब 2 साल से तो बच्चे एकदम सीनियर नर्सरी जूनियर के बच्चे को क्या आता है अभी उनको बताओ पूछो कि कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि उनको जो टीचर्स लिखाती है स्कूल में, जो टीचर्स से पढ़ते हैं वो लोग 5-6 घंटा, वो बात अलग है। आधा घंटे में ऑनलाइन में क्या कर सकते हैं बच्चे, तो उनको वो पीछे जा रहे हैं। मेरी लड़की का नाम है तनया राजेंद्र सावी, अभी वो 4.5 साल की है। उसका अब भी एडमिशन हुआ है स्कूल में जूनियर केजी में, पर उसका भी ऑनलाइन ही पढ़ाई चालू है उसकी। पर वो ऑनलाइन बोले तो उसको एक जगह पर बैठ के वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती उतना जितना कि स्कूल में, शायद स्कूल में बैठती और स्कूल में अगर इतने सारे बच्चों के साथ बैठती, हंसती खेलती। महाराष्ट्र में स्कूल खुलने पर कई बार विचार हुए, पर फिलहाल संक्रमण के मामलों पर नजर बनी हुई है। इस बीच शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ के टीकाकरण पर जोर जारी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। एयर मार्शल वी.आर. चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख होंगे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल R.K.S. भदौरिया के 30 सितंबर को रिटायर होने के बाद पदभार संभालेंगे। एयर मार्शल वी.आर. चौधरी वायुसेना के फाइटर स्टॉर्म में 29 दिसंबर 1982 में शामिल हुए थे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर लगे नेम प्लेट को कुछ लोगों ने तोड़ दिया। उनका घर नई दिल्ली के 24 अशोक रोड में है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों का दावा है कि वो हिंदू सेना से जुड़े हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग, और इनके रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत योजना के तहत देश भर में हजारों शौचालय बनाकर खुले में शौच मुक्त भारत का संकल्प लिया गया था। लेकिन शौचालय बन जाएं पर रहने को घर ही ना हो तो क्या होगा। तेलंगाना के महबूबनगर जिले में एक परिवार शौचालय में ही रह रहा है, वहीं पका खा रहा है और सो भी रहा है। ये शौचालय सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बनवाया था, लेकिन यहाँ सुजाता अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रह रही हैं। कमोड के ऊपर एक पत्थर रखकर उस पर खाना पकाती हैं। पास ही गैस का एक सिलेंडर, कुछ बर्तन, कपड़े और जरूरत के कुछ सामान रखा हुआ है। मेरा नाम सुजाता है। 2 साल पहले जब हमारा घर बह गया था तब से हम यहाँ रह रहे हैं। ना तो सरपंच और ना ही किसी ने हमारी मदद करने की कोशिश की। जब पानी बरसता है तो मेरे बच्चे अंदर आ जाते हैं और जब तक बारिश होती है मैं पूरी रात जागती रहती हूँ, रुकने के बाद ही सोती हूँ। सुजाता के पति 6 साल पहले गुजर गए थे। 2 साल पहले उनका घर बारिश के पानी में बह गया था, जिसके बाद परिवार बेघर हो गया। जब कहीं जगह न मिली तो उस शौचालय में ही आसरा लिया। उनके पति की मौत हो गई थी। वो यहाँ पर अपनी सास और 2 बच्चों के साथ रहती हैं। इनकी ही हालत देखकर सरकार अनुसूचित जाति वालों को घर दे दे। वो इतनी परेशान है, उनको 2 बेडरूम वाला मकान नहीं चाहिए, बस 2 कमरे काफी हैं। धूप हो या बारिश उनको बहुत तकलीफ होती है। चुनाव से पहले टीआरएस ने कहा था कि हर गरीब परिवार को डबल बेडरूम घर दिया जाएगा। पिछले महीने दलित बंधु स्कीम का शुभारंभ हुआ था, जिसके तहत हर शेड्यूल कास्ट परिवार को 10 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन सुजाता को दोनों ही स्कीम का कोई लाभ नहीं मिला। महबूबनगर के कलेक्टर का कहना है कि सरकार ने पिछले साल बारिश के बाद मुआवजा दिया, लेकिन सुजाता ने अपने घर की मरम्मत नहीं करवाई। अब परिवार को घर बनवाने के लिए सरकार ने भूमि पूजन का आयोजन किया।
उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। इन सब के बीच आज डॉक्टरों के 5 सदस्यों की टीम उनके शव का पोस्टमार्टम कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद आज दोपहर उन्हें भू समाधि दे दी जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद बलबीर गिरी उनके उत्तराधिकारी होंगे। बलबीर गिरी उनके 15 साल पुराने शिष्य हैं और अब तक वो हरिद्वार आश्रम के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे। महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत में बलबीर गिरी को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। मैं दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी पुत्र आद्या तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। मैं 13 सितंबर को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के साथ गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर वायरल कर देगा, तो मैंने सोचा कहां सफाई दूंगा। एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो पद गरिमामय पद है। सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चलेगी, लेकिन मैं बदनाम हो जाऊंगा। इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी ने मेरे साथ विश्वासघात किया और मुझे जान से मारने का प्रयास किया। सोशल मीडिया, फेसबुक और समाचार पत्रों पर आनंद गिरी ने मेरे चरित्र के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए। प्रिय बलबीर गिरी, मठ मंदिर की व्यवस्था का प्रयास उसी तरह करना जैसे मैंने किया है। आशुतोष गिरी और मठ के सभी महात्मा बलबीर गिरी का सहयोग करना। परम पूज्य महंत हरगोविंदपुरी जी से निवेदन है कि मढ़ी का महंत बलबीर गिरी को बनाना। महंत रविंद्रपुरी, आपने हमेशा मेरा सहयोग किया, बलबीर का भी ध्यान दीजिएगा। मेरी समाधि गद्दी में गुरुजी के बगल में नींबू के पेड़ के पास दी जाए। प्रिय बलबीर गिरी, मैंने एक वसीयत रजिस्टर की है, जिसमें मेरे ब्रह्मलीन हो जाने के बाद तुम बड़े हनुमान मंदिर एवं बाघंबरी मठ के महंत बनोगे। देश प्रदेश में आपका स्वागत है और सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। आज योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा में दौरा है और उससे पहले मंगलवार को सैकड़ों किसानों ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का आरोप है कि उनसे जो वादा किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया। दरअसल किसानों की शिकायत ये है कि 2007 में जमीन अधिग्रहण के बाद से उनको 10% जो प्लॉट था वो अब तक नहीं दिया गया है। और किसानों का प्रदर्शन क्या है और प्रशासन के लिए कैसे सिरदर्द बन रहा है, दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। मंगलवार को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सामने किसान और पुलिस के बीच धक्का मुक्की काफी देर तक चलती रही। काफी देर चली झड़प के बाद आखिरकार किसान नोएडा विकास प्राधिकरण के सामने धरने पर बैठ गए। किसानों की मांग है कि उनसे कोर्ट न जाने की शर्त पर 10% प्लॉट और 64% मुआवजा देने का वादा किया था, उसे पूरा किया जाए। किसानों की जमीन पर लगे उद्योगों में से उन्हें नौकरी दी जाए। किसानों के भूखंड पर से पेनाल्टी हटाई जाए। पूर्व के संघर्ष के दौरान जो किसानों के हक मिले थे, मौजूदा सरकार और प्राधिकरण के अधिकारियों ने एक एक करके वो खत्म करने का काम किया। कैसे? सबसे पहले तो हमारा जो 10% देने का एक फरमान था, जो समझौता था, उसको खारिज कर दिया। उसके बाद जो हमारे संघर्ष के दौरान जो हमारे घर एक्वायर कर लिए थे, वो संघर्ष से हमने छुड़वाए, उन पे भी जांच बैठा दी। कितने किसानों को नहीं मिला है ये उनका? तकरीबन ये 30,000 किसान परिवार हैं। 30,000 किसान परिवारों को प्लॉट नहीं मिला? प्लॉट नहीं मिला, जो इन्होंने शासन ने नष्ट कर दिए। जबकि ये समझौता किया था कि आप कोर्ट नहीं जाएंगे तो आपको 10% दिया जाएगा। एफिडेविट लगवाए किसानों से। बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। जगह जगह ऐसे बैनर पोस्टर लगाकर उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। इसी के चलते भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है, ताकि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान कोई दिक्कत न हो। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने किसान और पुलिस आमने सामने है। लगातार झड़प हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों को हटाने की कोशिश कर रही है पुलिस, लेकिन उसके बावजूद मानने को तैयार नहीं है। और
पूरे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को आप देख सकते हैं कि छावनी में बदल दिया गया है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के आसपास के जो किसान हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ग्रेटर नोएडा में किसान लंबे समय से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। अब चुनाव से पहले एक बार फिर किसानों ने पहले पंचायत की, फिर अब विरोध प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव डाल रहे हैं ताकि किसानों को 10% प्लॉट मिले। ग्रेटर नोएडा से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश में किसान आंदोलन ने काफी सुर्खियां बटोरी और एक बार फिर किसान मुख्य मुद्दों में शामिल हो गए और अब हर कोई किसानों का हितैषी होने का दावा करता हुआ नजर आता है। लेकिन हकीकत क्या है? सरकारों को किसान या कृषि विभाग की कितनी फिक्र है, ये इस बात से पता चलता है कि कृषि विभाग में कई पद खाली पड़े हैं और ये 1-2 सालों से नहीं 31 सालों से खाली पड़े हैं। मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये खास रिपोर्ट। किसान आंदोलन कृषि कानूनों के विरोध में खड़ा हुआ। इस बहाने किसानों की बुनियादी दिक्कतों पर भी बहस शुरू हुई है, नकली खाद, बीज से लेकर भ्रष्ट सिस्टम तक। लेकिन एक विभाग चर्चा से अछूता है जो किसानों के नाम पर लगभग हर राज्य में बनाया गया, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग। मध्य प्रदेश में जहां हजारों पद खाली हैं 1-2 साल नहीं पूरे 31 सालों से। यकीन करेंगे कि 1990 से कृषि विभाग में कोई सीधी भर्ती नहीं हुई है। वैसे कुछ दिनों पहले कृषि विभाग की कुछ परीक्षाएं हुई थीं, लेकिन मामला धांधली में फंसा। एनडीटीवी ने इसे उजागर किया तो सरकार को परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी। कुछ मामले कोर्ट में लंबित हैं। सरकार ने वैसे हाई कोर्ट में लंबित 3 मामलों को छोड़कर बाकी सभी विभागों में 27% ओबीसी आरक्षण के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही है। निश्चित रूप से जो भी जहां पर भी 3 परीक्षाओं को छोड़कर जहां पर भी पद खाली है हम लोग उन पदों को भरेंगे। आलम यह है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कृषि विभाग में 14,572 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से सिर्फ 8,132 ही भरे हैं। कुछ अहम पदों की बात करें तो अपर संचालक के स्वीकृत पद 11 हैं, 5 पद भरे हैं, 6 खाली हैं। संयुक्त संचालक के 22 पद हैं, 5 पद भरे हैं, 17 खाली हैं। उप संचालक के 143 पद हैं, 90 पद भरे हैं, 53 खाली हैं। सहायक संचालक के 736 पद हैं, 474 भरे हैं, 262 खाली हैं। वरिष्ठ कृषि विभाग अधिकारी यानी एसएडीओ जो ब्लॉक स्तर पर कृषि विभाग की कमान संभालते हैं, उनके स्वीकृत पद 759 हैं, लेकिन नियुक्ति सिर्फ 456 पर है, 303 खाली हैं। एडीओ के 1253 पद हैं, 432 भरे हैं, 821 खाली हैं। सबसे अहम गांव-गांव तक कृषि विभाग की योजनाओं को पहुंचाने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी RAEO के 6,371 पद हैं, सिर्फ 712 भरे हैं, 5,659 पद खाली हैं। मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज जी की सरकार किसानों के वेलफेयर के लिए कई अच्छे भाषण देती है, कई अच्छे जुमले देती है, पर जमीनी हकीकत बहुत अलग है। आप समझिए कि मध्य प्रदेश में जो एक्सटेंशन का काम होना चाहिए, किसानों तक योजना पहुंचना चाहिए, टेक्नोलॉजी पहुंचना चाहिए, प्रोडक्शन की तकनीक पहुंचना चाहिए, उसके लिए कृषि विभाग है। उस कृषि विभाग में पद ही नहीं है। एक जिले में जहां 10 से 15 लोगों की जरूरत है वहां 2 लोग बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। ऐसे में ये लोग कैसे खेती का विकास करेंगे? ऐसे में पूरी जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। मध्य प्रदेश में 51,000 से ज्यादा गांव हैं, यानी एक RAEO के कंधे पर 73 गांवों की जिम्मेदारी है। इन 31 सालों में लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी सत्ता पर काबिज रही, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं किसानों की दुर्दशा को। आज किसान सड़क पर हैं तो मीडिया में सुर्खियों पर हैं, लेकिन काश उन वजहों को भी तलाशा जाता, उनके बारे में बताया जाता, जिसकी वजह से देश का अन्नदाता खेत खलिहान छोड़कर सड़क पर उतरने को मजबूर है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर लगी नेम प्लेट को कुछ लोगों ने तोड़ दिया है। उनका घर नई दिल्ली के 24 अशोक रोड में है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या वजह रही इसकी अब तक ये सामने नहीं आया है, लेकिन गिरफ्तार लोगों का दावा है कि वो हिंदू सेना से जुड़े हैं। पुलिस इस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग और इनके रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है।
तो यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो पहली खबर है प्रधानमंत्री के अमेरिका के दौरे से। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की आमने सामने पहली बार मुलाकात होने जा रही है। आतंक अफगानिस्तान पर बातचीत होगी। दूसरी खबर भी अमेरिका से जुड़ी हुई है। जो बाइडेन का बड़ा बयान आया है UNGC में, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहते एक और शीत युद्ध। तीसरी खबर, सार्क की जो बैठक थी वो रद्द हो गई है क्योंकि पाकिस्तान इस बात पर अड़ गया कि इस बैठक में तालिबान को शामिल किया जाए। चौथी खबर, महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम अब आज हो रहा है और आज उन्हें भू समाधि दे दी जाएगी। पांचवी खबर मुंद्रा पोर्ट से जुड़ी हुई है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 15,000 करोड़ की हेरोइन सीज हुई है। ये अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन की जब्ती मानी जा रही है। तो हमारे YouTube चैनल पर जाएं, इस पोल में हिस्सा लें, अपनी पसंद की खबर आप चुन सकते हैं।